मेरा नाम नैना है। मैं अपने पिता, जो एक शास्त्री जी हैं, की सख्त परवरिश में पली बड़ी हूँ। सच कहूँ तो मेरी पहचान ही मेरा सादा और शर्मीला स्वभाव था। मेरा दायरा बस मेरा घर, मेरा कमरा और पूजा पाठ तक ही सीमित था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे कि एक लड़की की असली खूबसूरती उसकी शर्म, सादगी और इज्जत में होती है। इसलिए मैंने हमेशा अपनी खूबसूरती को दुपट्टे और सादे कपड़ों में छुपा कर रखा, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत ही सबसे कीमती चीज़ थी। मेरी दुनिया में सबसे अहम लोग थे मेरे शास्त्री जी, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई वीर, जो उम्र में छोटा ज़रूर था मगर मेरे लिए एक मजबूत पहरेदार जैसा था। उस दिन भी मेरी जिंदगी रोज की तरह ही थी। मैं शाम से पहले मोहल्ले के बच्चों को शिक्षा देकर घर लौट रही थी। मेरी निगाहें नीची थीं और कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे हमेशा डर रहता था कि कोई मुझे गलत नज़र से ना देख ले। हमारी बस्ती छोटी थी, लेकिन उस पर गजराज चौधरी की दबंगई और जुल्म का साया था। जब मैं एक सुनसान रास्ते से गुजरी तो अचानक मेरे कदम रुक गए। किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे बिना देखे ही समझ आ गया कि ये कौन है। गजराज चौधरी। गजराज गांव का सबसे दबंग, घमंडी और बेपरवाह आदमी था। उसके पास पैसा, ताकत और रौब सब था। उसकी गंदी नज़र और औरतों के प्रति गलत सोच सबको डराती थी। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा कसकर शरीर से चिपकाया और बिना आंख उठाए आगे बढ़ने का इशारा किया। अरे नैना, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? उसने बेशर्मी से कहा। सुना है गांव में तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा खुद को ऐसे छुपाती फिरती हो। जरा ठहरो, दो बात कर लो। मैंने डरते हुए कहा, गजराज चौधरी, रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाना है। कोई गलत बात मत करो, प्लीज। वो हंसा। इज्जत, शर्म, ये सब बातें गरीबों के नसीब में होती हैं। ताकतवर आदमी तो अपनी मर्जी से चलता है। और तुम तो मेरा शौक हो। जितनी चीज छुपी हो उसे पाने में उतना ही मजा आता है। इतना कहकर उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की और मेरा दुपट्टा हटाने को बढ़ा। मेरा दिल कांप गया, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पूरी ताकत से दुपट्टा पकड़े रखा ताकि उसकी गंदी नज़र मुझ पर न पड़े। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं रोते हुए बोली, मगर आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। वो मुस्कुराया। अब तो और मज़ा आ रहा है। तुम्हारा डर, तुम्हारे आंसू, यही तो जीत है मेरी। तुम मेरी ही हो जाओगी। उसी वक्त जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, वहां मेरा भाई वीर पहुंच गया, जो मुझे देर होने पर ढूंढता हुआ आया था। वीर ने मुझे गजराज के हाथों में देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? वीर जोर से गरजा। उसने बिना सोचे गजराज को जोर से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। वीर ने मेरा हाथ छुड़ाया और गजराज के कपड़े पकड़कर उसे झकझोर दिया। अभी बताता हूं तुझे, एक गरीब की बहन की इज्जत क्या होती है। गजराज के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। गांव के दबंग आदमी को एक आम लड़के ने पकड़ लिया था। उसने खुद को छुड़ाया और कपड़े झाड़ते हुए बोला, मगर इस बार उसकी आंखों में गंदगी नहीं, बल्कि बदला लेने की आग थी। वीर, तूने मेरे कपड़ों पर हाथ डालकर अपनी बहन की कीमत लाखों करोड़ों में कर दिए। अब मैं इसकी इज्जत पूरे गांव के सामने नीलाम करूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि गजराज चौधरी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वीर ने मुझे तुरंत पीछे किया और हम वहां से भागते हुए घर पहुंचे। लेकिन मैं समझ चुकी थी, गजराज मजाक नहीं कर रहा था। वो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब मिटा देना चाहता था। रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। गजराज की धमकी और वीर की बेचैनी ने हमें सोने नहीं दिया। मुझे पता था कि वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे घर को निशाना बनाएगा। उसे अपने भाई दुर्गपाल चौधरी की पूरी मदद भी हासिल थी, जो खुद भी लड़कियों को परेशान करने का आदी था। सुबह होते ही गजराज ने अपना खेल शुरू कर दिया। हमारी गली की नाली बंद कर दी गई, पानी की सप्लाई भी कटवा दी गई। ये सब हमें परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए था। शास्त्री जी गांव के चौधरी के पास गए, लेकिन सभी ने साफ मना कर दिया। गजराज से उलझना हमारे बस की बात नहीं, उन्होंने कहा। वो बहुत ताकतवर है। ये सब तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सबसे दर्दनाक खबर आई। वीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। शास्त्री जी घर लौटे, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नैना, वीर को थाने ले गए। गजराज ने कहा है कि वीर ने उसे मारने की धमकी दी और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं और मेरी माँ सन्न रह गए। वीर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो बस मेरी इज्जत बचा रहा था। शास्त्री जी ने वकीलों से बात की, लेकिन कोई भी गजराज के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। उसके पैसे, ताकत और झूठे गवाहों ने सबको डरा दिया था।
वीर को पहली ही रात थाने में गुजारनी पड़ी। मेरे पिता की बेबसी देखने लायक थी। वो वीर को छुड़ाने के लिए हर दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली। गजराज चौधरी ने पुलिस और अदालत दोनों जगह अपना पूरा दबदबा झोंक दिया था। हमें पता था कि अगर वीर ज़्यादा देर तक थाने में रहा तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है या फिर उस पर जुल्म किया जाएगा। 2 दिन बाद शाम को गजराज चौधरी का एक पुराना नौकर हमारे घर आया। वो मेरे पिता से अकेले में बात करना चाहता था। नौकर ने डरते डरते कहा, शास्त्री जी, गजराज चौधरी ने संदेश भेजा है। वो कहते हैं कि मामला सुलह से ख़त्म करना चाहते हैं। पिता की आंखों में हल्की उम्मीद जग गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, सुलह? मतलब वीर को छोड़ देगा? नौकर ने कहा, वो कहते हैं कि कल रात हवेली के पिछवाड़े वाले गुप्त कमरे में गांव के कुछ बड़े लोग और वो खुद बैठेंगे। वहां सुलह की मीटिंग होगी। अगर आप लोग आए तो वो केस वापस ले लेंगे। पिता ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन नौकर का चेहरा अब भी परेशान था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, साहब की एक शर्त भी है। पिता ने घबराकर पूछा, कौन सी शर्त? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, साहब चाहते हैं कि आप अपनी बेटी नैना को भी उस मीटिंग में लेकर आएं, ताकि पूरे गांव को लगे कि आपने उनकी नाराज़गी और उनका दावा मान लिया है। ये एक तरह की रस्म है। बात सुनकर शास्त्री जी को अंदर तक हिला दिया। कैसी सुलह थी ये, जिसमें एक इज्जतदार लड़की को गैर मर्दों यानी पराये मर्दों की मीटिंग में ले जाने की बात की जा रही थी। ये साफ बेइज्जती की मांग थी। शास्त्री जी ने गुस्से और दुख से कहा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी घर की इज्जत है, मैं उसे उस माहौल में नहीं ले जा सकता। नौकर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर वीर को भूल जाइए। साहब का कहना है कि वो उस पर झूठा केस ऐसा चिपका देंगे कि वो सालों जेल में सड़ता रहेगा। नौकर चला गया। घर में जैसे तूफान फट पड़ा। शास्त्री जी और माँ दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों की आंखें भरी हुई थीं। मैं सब सुन रही थी। मुझे साफ समझ आ गया था कि ये सुलह नहीं बल्कि एक गंदी चाल है। गजराज चौधरी मुझसे बदला लेने की फिराक में था। वो मुझे वहां बुलाकर ज़रूर मुझे जलील करना चाहता था या कोई और गंदी मांग रखेगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वीर, मेरा भाई, जिसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, उसकी हालत का ख्याल मेरे दिल को चीर रहा था। उस रात शास्त्री जी कई बार करवट बदलते रहे। आखिर वो मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। नैना बेटी, उनकी आवाज़ कांप रही थी, मैं तुम्हें उन जालिमों के सामने ले जाना नहीं चाहता, लेकिन वीर हमारा बच्चा, उसकी जान खतरे में है। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो वो वीर को बर्बाद कर देंगे। मैंने शास्त्री जी की तरफ देखा। उनका चेहरा बेबस पिता का चेहरा था, टूटता हुआ, घुटता हुआ। मैं उनकी हालत महसूस कर सकती थी। मैंने धीरे से कहा, शास्त्री जी, मुझे पता है कि ये एक चाल है। गजराज चौधरी मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरी इज्जत दांव पर लगाने से वीर की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। आप चिंता मत करें, मैं डरूंगी नहीं। मैं उस मीटिंग में जाऊंगी, बस एक ही बात पर, वीर को छोड़ने की शर्त पर। शास्त्री जी भारी मन से मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए। हम लाचार थे। हमारा फैसला अदालत या इंसाफ नहीं, बल्कि एक जालिम जमींदार की मर्जी तय कर रही थी। अगले दिन मैं एक पर्दे में रहने वाली लड़की एक ऐसी गुप्त मीटिंग के लिए तैयार थी जहां मेरी इज्जत को दांव पर लगाया जाने वाला था। शास्त्री जी का हाथ मेरे बाजू पर था, लेकिन कांप रहा था। उनकी आंखों में गहरी बेबसी थी और मेरे दिल में डर की जंजीर कसती जा रही थी। हम रात के वक्त गजराज चौधरी की हवेली पर पहुंचे। हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा लकड़ी का भारी दरवाजा था जो खड़खड़ाहट के साथ खुला। मैं अंदर गई और मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरा अंधेरे से भरा था, बस मिट्टी के तेल के दिए टिमटिमा रहे थे, जिससे माहौल डरावना और भयानक लग रहा था। कमरे में गांव के दबंग लेकिन चरित्रहीन मर्द बैठे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। गजराज चौधरी अपने भाई दुर्गपाल चौधरी के साथ ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर चालाकी और जीत की हंसी थी। हम अंदर गए तो सबकी गंदी निगाहें मुझ पर ऐसी पड़ी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सामान हूं। मैंने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। शास्त्री जी आगे बढ़े। गजराज चौधरी साहब, हम आपकी शर्त मानकर आए हैं। अब हमारा वीर कहाँ है? उसे छोड़ दीजिए। गजराज चौधरी जहरीली हंसी हंसा। इतनी जल्दी क्यों शास्त्री जी? पहले हमारा बदला पूरा होगा। आपके बेटे ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था, अब आपको उसकी कीमत भरनी पड़ेगी। वो अपनी गद्दी से उठा और फिर सीधा मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया।
आपने कहा था कि अगर मैं आऊंगी तो वीर आजाद हो जाएगा। मैंने पहली बार आवाज निकाली थी और मैं शास्त्री जी के पीछे खड़ी खुद भी डरी हुई थी। गजराज चौधरी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, वीर आजाद हो जाएगा, लेकिन पहले माफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को यहाँ सुलह के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए बुलाया है। ये लड़की अब मेरी मिल्कियत होगी। यही तुम्हारे खानदान से लिया जाने वाला बदले का दाम है। ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये कैसी नई चाल थी, ऊपर से सुलह का दिखावा और अंदर से मुझे एक चीज की तरह अपने नाम करना। मेरे पिता गुस्से में चिल्ला पड़े, ये कैसी रिवायत है? हम अपनी बेटी किसी सौदे में नहीं दे सकते, ये इंसाफ नहीं। गजराज चौधरी ने अपने भाई दुर्गपाल चौधरी की तरफ देखा और मुस्कुराया, इंसाफ? ये हमारी खानदानी रस्म है और इसके सबसे अहम हिस्से की शुरुआत अब होती है। इतना कहते ही वो अचानक मेरी तरफ बढ़ा और एक झटके में मेरे सिर के दुपट्टे को खींचकर नीचे फेंक दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह अलग हो गई हो। मेरी इज्जत, जिसे मैं हमेशा ढक कर रखती थी, अब उन अजनबी और गंदी नजरों के सामने थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं जैसे पत्थर की हो गई। कमरे में मौजूद हर आदमी की आंखें मुझ पर टिक गई। उनकी निगाहों में गंदगी और हवस साफ दिख रही थी। मेरे पिता वहीं फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों से दर्द टपक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, गजराज चौधरी ने जोर से ऐलान किया, अब इसकी बोली लगेगी। ये वही लड़की है जिसके हुस्न पर एक फकीर के बेटे को गुरूर था। अब देखते हैं इसकी कितनी कीमत है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे जैसे जीती जागती इंसान की नीलामी की जा रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अब इंसान नहीं, बस एक सामान हूं। ये सब मेरे भाई की हिम्मत दिखाने का बदला था और मैं उसकी कीमत। तभी इलाके के एक अमीर बूढ़े जमींदार ने सबसे पहले बोली लगाई, 10 लाख। उसकी आवाज मेरे कानों में जहन्नुम की तरह गूंज उठी। उसने मेरी कीमत एक जानवर से भी कम बताई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान से दुआ मांगी कि मुझे मौत आ जाए। मेरे दिमाग में वीर का चेहरा घूमने लगा। क्या मेरी मौत मेरे परिवार को इस जुल्म से बचा सकती है? तभी दुर्गपाल चौधरी चिल्लाया, कोई और है जो बोली बढ़ाए? इसकी कीमत सिर्फ सुंदरता की नहीं, इसके संस्कारों और इज्जत की भी है। सोच समझकर दाम लगाओ। वो बोली को और बढ़ावा दे रहा था ताकि गजराज चौधरी का अहंकार संतुष्ट हो जाए। हर तरफ से बोली बढ़ रही थी। कोई 11 लाख बोल रहा था, कोई 12, कोई 15, और मैं वहां खड़ी एक बेजान मूर्ति की तरह सब देख रही थी। मेरे चारों तरफ बैठा हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई सामान हूं जिसे वो अपने घर ले जाएगा। मेरे पिता रो रहे थे और बेबस होकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे इस नर्क से निकाल लें, चाहे मौत ही क्यों न देनी पड़े। ये सब कुछ इतना घटिया और इतना अत्याचारी लग रहा था कि मैं कांप उठी। ताकतवर लोग अपने बदले और हवस को रस्म का नाम देकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरा भाई इसी जुल्म का शिकार हुआ और अब मैं उसी जुल्म की कीमत थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दीवान खाने का भारी दरवाज़ा टूटकर अंदर गिर पड़ा। हर कोई सहम गया। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा दरवाजे पर एक लंबा, मजबूत और राजसी अंदाज वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर उसमें अपने भाई गजराज जैसी गंदगी नहीं थी। वो था रुद्र प्रताप, गजराज चौधरी का छोटा भाई, जिसने पढ़ाई लिखाई बाहर बड़े शहरों में की थी और जो अपनी परिवार की इन गंदी परंपराओं से बिल्कुल अलग सोच रखता था। गजराज चौधरी गुस्से से दहाड़ा, रुद्र, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा तोड़ने की? कौन होता है तू हमारी महफिल में टांग अड़ाने वाला? रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। फिर उसकी नज़र एक पल मेरे ऊपर पड़ी और फिर पूरे कमरे पर घूमी। उसने ठंडी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी इस गंदी महफिल से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ ये गंदा खेल ख़त्म करने आया हूँ। ये कहकर उसने सबसे ऊंची आवाज़ में कहा, मैं इस सौदे की आखिरी बोली लगाता हूँ। मेरा दिल थम गया। क्या ये भी मुझे खरीदने आया है? क्या ये भी मुझ पर हमालिकाना हक जमाएगा? तभी उसने कहा, मैं इसकी कीमत 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ नहीं लगाऊंगा। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया और फिर रुद्र प्रताप की आवाज़ गूंजी, मैं इस लड़की की कीमत 2 करोड़ लगाता हूँ। उसकी आवाज़ महफिल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। ये कौन सा नया तूफान था? मैं 2 करोड़ देता हूँ और ये लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है। पूरी महफिल में गहरा सन्नाटा छा गया। 2 करोड़? इतनी रकम तो इस इलाके में किसी जमीन या जायदाद की भी नहीं लगती थी। गजराज चौधरी की आंखों में हैरानी और लालच एक साथ चमक रहे थे।
उसका पूरा बदले वाला खेल एक झटके में खत्म हो गया था। वो गुस्से में तो था, लेकिन 2 करोड़ की इतनी बड़ी रकम उसे खामोश करने के लिए काफी थी। ये क्या मजाक कर रहे हो रुद्र? गजराज चौधरी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। रुद्र प्रताप ने बिना पलक झपकाए कहा, कोई मजाक नहीं है। उसने अपने साथ आए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने बड़े बड़े ब्रीफ केस जो नोटों से भरे थे लाकर जमीन पर रख दिए। ये लो तुम्हारा पैसा और तुम्हारा बदला भी पूरा। अब इस लड़की पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा, इसे छोड़ दो। गजराज चौधरी ने पैसों की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी भरी हुई भूख अचानक जाग उठी हो। उसका लालच उसकी इज्जत पर भारी पड़ गया। उसने थोड़ी देर रुककर सोचा, मगर इतनी बड़ी रकम को ठुकराना उसके बस की बात नहीं थी। उसने हार मान ली। ठीक है, ये सौदा तुम्हारा हुआ रुद्र, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुमने एक दुश्मनी खरीद ली है। रुद्र प्रताप ने उसकी धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और मेरी तरफ बढ़ गया। मैं अभी भी डरी हुई बिल्कुल जड़ बनी खड़ी थी। वो मेरे पास आया। उसका लंबा कद और एकदम मजबूत रौबदार मौजूदगी देखकर मैं सहम गई। उसने मुझे छुआ नहीं, बस हल्के से हाथ से इशारा किया। नैना चलो। मैं उसके इशारे पर अपने आप चल पड़ी। मेरे पिता जो अभी तक सदमे में बैठे थे, उठकर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन रुद्र के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। मैंने जाते जाते अपने पिता की बेबस आंखों को देखा और अंदर से टूट गई। मेरा मालिक बदल चुका था, पर मैं अब भी किसी की चीज ही थी। रुद्र ने मुझे हवेली के बाहर खड़ी अपनी काली बड़ी बेहद महंगी गाड़ी में बैठाया। बाहर खड़े गार्ड्स ने तुरंत दरवाजा बंद किया। रुद्र खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय मेरे बराबर बैठ गया। गाड़ी ने तेजी से हवेली को पीछे छोड़ दिया और शहर की तरफ भागने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। मैं गजराज चौधरी के चुंगल से तो निकल गई थी, लेकिन अब एक नए रहस्यमय इंसान के साथ जा रही थी जो मेरे भाई वीर का ही दुश्मन था। ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अंदर दबा हुआ मेरा सारा डर अब आंखों से बहने लगा। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। मैंने अपनी दादी से सीखे हुए भगवान के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। मेरे होंठों पर शांति पाठ और गायत्री मंत्र चलने लगे। मेरी आवाज रोते रोते भर आई थी। मैं मंत्रों में सुकून ढूंढ रही थी। मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जब मंत्र का एक हिस्सा पूरा हुआ तो मेरी नजर अनजाने में रुद्र पर चली गई। वो गाड़ी चलाते हुए चुपचाप मेरे मंत्र सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई रौब, कोई अकड़ नहीं थी, जैसे उसकी सारी शक्ति पिघल चुकी हो। वो मेरे डर, मेरी रोती आवाज और मंत्रों को सुनते हुए एकदम ठहरा हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरे मंत्रों ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। मंत्र और रुद्र का सन चेहरा दोनों मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जब गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि हम शहर से बहुत दूर एक बड़े आधुनिक स्टाइल से बंगले के सामने खड़े थे। ये बंगला यहाँ के पुरानी हवेलियों से बिल्कुल अलग था, खामोश, ठंडा और डरावनी तरह से शांत। रुद्र ने बिना कुछ बोले मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चली। बंगला बाहर से जितना बड़ा और शानदार था, अंदर से उतना ही सूना और बेरंग था। मुझे एक बड़ा खूबसूरत हवादार कमरा दिया गया। कमरे में हर सुविधा थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक नए सुनहरे पिंजरी में बंद कर दी गई हूँ। मुझे कमरे में छोड़कर एक औरत आई जो शायद विदेशी थी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी। उसने अपना नाम बताया, मिस मैरी। मैंने उससे पानी लिया, अपने कपड़े ठीक किया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। सारी रात मैं नहीं सो पाई। मेरे दिमाग में वीर, मेरे पिता और गजराज चौधरी की धमकियां घूमती रही। सुबह हल्की धूप आई तो मैं फ्रेश हुई और पूजा की। मैं पूरी तरह रुद्र प्रताप की मर्जी पर थी और मुझे ये रिश्ता मानना ही था। मेरा विश्वास मुझे हिम्मत दे रहा था। भगवान ने मुझे एक जालिम से निकाल दिया तो आगे भी रास्ता दिखाएंगे। दिन चढ़ा तो मैंने हिम्मत करके फैसला किया कि मुझे रुद्र से बात करनी चाहिए। मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे उसके बड़े से ऑफिस जैसे कमरे में बुलाया गया। मैं घूंघट किए बिना बस सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। वो एक बड़ी मेज के पीछे फाइल पढ़ रहा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बैठ जाओ नैना, बताओ क्यों मिलना चाहती हो। उसकी आवाज़ ठंडी और बिल्कुल बेजान सी होने लगी। उसमें वो एहसास बिल्कुल नहीं था जो रात को मेरे मंत्र सुनते समय उसके चेहरे पर था। मैं हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उस डरावनी हालत से निकाला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप गजराज चौधरी के भाई हैं, फिर आपने मेरी इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई? क्या आप भी?
मैं बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन रुद्र ने समझ लिया था। उसने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे टिक कर मुझे देखा। उसकी नज़रें अजीब थीं, जैसे जिज्ञासा और सर्द बेरुखी दोनों हों। मैं अपने भाइयों के बारे में जानता हूं कि वो कितने जालिम और गंदे कामों में पड़े हैं। उनकी ज़्यादातर जायदाद गरीबों को दबाकर और लड़कियों को परेशान करके बनी है। मैं इस खानदान की अंधी परंपराएं अपनाने अमेरिका से वापस नहीं आया हूं। तो फिर मैंने धीरे से पूछा, आपका मकसद क्या है? उसने सीधे कहा, मेरा मकसद तुम्हें सुरक्षित रखना है और दूसरा अपने भाइयों के जुल्म को ख़त्म करना। तुम्हें गजराज से सुरक्षा चाहिए थी, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है ताकि गजराज तुम्हारे साथ फिर कोई गंदी हरकत या बदला लेने की कोशिश न कर सके। उसका जवाब सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसकी नीयत साफ दिख रही थी, लेकिन उसका ठंडा कठोर अंदाज मुझे डराता था। वो मुझसे बात तो कर रहा था, मगर जैसे मैं कोई कीमती सामान हूं जिसे उसने सिर्फ अपने मकसद के लिए बचा कर रखा हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में जितनी भी सुरक्षा चाहिए सब दूंगा, उसने आगे कहा, लेकिन ये याद रखना कि तुम यहाँ मेरी मर्जी से हो। यहाँ से बाहर कदम रखना बिल्कुल मना है, क्योंकि बाहर गजराज और दुर्गपाल तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जब तक मैं उनसे निपट नहीं लेता, तुम यहाँ ही मेरी देखरेख में रहोगी। उसका अंदाज एक सख्त अफसर जैसा था, जैसे किसी जूनियर को आदेश दे रहा हो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी बेरहम है या सच में मेरी मदद करना चाहता है। क्या वो बस बदला लेना चाहता था या सच में इंसाफ चाहता था? बाकी दिन इसी तरह गुजरते रहे। रुद्र अपने कामों में बिजी रहता। वो दिन में कई बार कंप्यूटर और फ़ोन पर लंबी मीटिंग करता था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस संभालने वाला आदमी लगता था, जिसे मेरे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने बड़े कमरे में पूजा पाठ और चुप्पी में ही सिमट कर रह गई थी। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती, क्योंकि वही मेरा एकमात्र सहारा था जो मुझे इस अनिश्चित हालात में हिम्मत दे रहा था। मैं बस अपने भाई वीर की रिहाई और इन जुल्मों के खत्म होने की दुआ कर रही थी, और ये भी कि भगवान मुझे इस नए मालिक जैसी ताकत वाले इंसान की गलत नीयत से बचाए। वो मेरे लिए एक पहेली था जिसे समझना बहुत मुश्किल था। मैं अब भी रुद्र के खूबसूरत लेकिन ठंडे और बड़े घर में अपनी तन्हाई के साथ कैद थी। उसका सख्त और कंट्रोल करने वाला अंदाज मुझे तकलीफ तो नहीं देता था, लेकिन अंदर की बेचैनी बनी रहती थी। मैं उसे एक ताकतवर अजनबी मानती थी जिसका मकसद बड़ा ज़रूर था, लेकिन मेरे बारे में उसके इरादे मुझे समझ नहीं आते थे। मैं अपना ज़्यादातर वक्त पूजा, मंत्र और अपने डर को भगवान के हवाले करते बिताती, और मेरा दुपट्टा कभी मेरे शरीर से अलग नहीं होता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और मैं आरती की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे रुद्र के ऑफिस वाले कमरे से धीमी आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और पहली बार मुझे ये जानने की इच्छा हुई कि वो इतनी देर तक क्या करता रहता है। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई और कान लगाया। रुद्र किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और गंभीरता भी। हाँ, मुझे यकीन है कि सबूत जल्द मिल जाएंगे। हमें उनके सारे गलत धंधों और गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करना है। फिर उसने लंबी सांस ली और बोला, और सबसे ज़रूरी बात, मैं जल्द ही गजराज और दुर्गपाल के खिलाफ केस करूंगा। उसके लिए मुझे उस लड़की की गवाही चाहिए होगी। मेरी सबसे बड़ी ताकत वही है। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उस लड़की, मतलब मैं क्या मेरी सारी जिल्लत का इस्तेमाल इस केस की बुनियाद के लिए होना था? उसने आगे कहा, मैंने उसे 2 करोड़ में इसलिए लिया ताकि वो उनके बदले का निशाना न बन जाए। वो अभी मेरी सुरक्षा में है और यही मेरी सबसे बड़ी बढ़त है। मैं उन जालिमों को कानून के सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन अब उनका खेल खत्म होने वाला है। फ़ोन कट गया। मैंने जल्दी से कदम पीछे खींचे और अपने कमरे में आ गए। ये सब सुनकर पहली बार मुझे दिल में सुकून मिला। उसका मकसद न हवस था न जुल्म, बल्कि इंसाफ और सुधार था। वो मेरे लिए कोई मालिक नहीं, बल्कि भगवान की तरफ से आया हुआ एक जरिया था। मुझे ये भी समझ आ गया कि रुद्र अपने भाइयों के गलत धंधों, ज़मीन पर कब्जा और औरतों को परेशान करने वाली हरकतों से बेहद नफरत करता था। वो एक इंसाफ पसंद आदमी था जो अपने घराने के जुल्म को ख़त्म करने के लिए सालों बाद वापस आया था। उस दिन पूजा के बाद मैंने हिम्मत की और दुपट्टा संभालते हुए उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नैना, हाँ आओ, उसने हैरानी से कहा। मैं अंदर आ गई और उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। पहली बार मेरी आवाज़ में डर की जगह भरोसा था। रुद्र, आज मैंने आपकी बातें सुनी हैं। मैंने सुना कि आप मेरी गवाही चाहते हैं और आपका मकसद सिर्फ इंसाफ है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, फिर वो गंभीर हो गया। हाँ, ये सच है। क्या तुम्हें मुझ पर शक था? मुझे था, लेकिन अब नहीं, मैंने साफ कहा।
मैं इस जुल्म को ख़त्म करने में आपकी मदद करूंगी। मेरा भाई वीर बेगुनाह है और आपके भाई अपराधी हैं। मैं उनकी असलियत बताऊंगी। रुद्र ने गहरी सांस ली। नैना, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारी गवाही इस पूरे केस की नींव होगी। तुम्हें बहुत खतरे झेलने पड़ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनकी बनाई हुई जिल्लत की दुनिया देखी है, मैंने ठोस आवाज में कहा। इस जिल्लत को खत्म करने के लिए मैं हर खतरा उठा लूंगी। अगर आपका मकसद अपने परिवार के इस जुल्मी सिस्टम को खत्म करना है तो मैं आपके साथ हूँ। उसके इंसाफ वाली सोच ने मुझे बदल दिया था और उसके लिए मन में जमा डर अब धीरे धीरे मिटने लगा था। मैंने पहली बार उसे सिर्फ कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान समझा जो मेरे दर्द और मेरे मकसद को समझ सकता था। अगले दिन रुद्र प्रताप ने मुझे अपने प्लान की कुछ बातें बताईं। उसने बताया कि वो कैसे सालों से अपने भाइयों के खिलाफ सबूत जुटा रहा है और उनके गलत कामों पर नजर रखे हुए था। उसका इरादा था कि वो अपने भाइयों को कानून के रास्ते रोके ताकि उनके गलत चल रही हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब मैं हर वक्त उसके लिए दुआ नहीं बल्कि मन ही मन शुभकामनाएं करती थी कि वो अपने इरादे में कामयाब हो जाए। उसकी जीत ही मेरे परिवार की इज्जत वापस ला सकती थी। उसकी मौजूदगी अब मुझे किसी कैद की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह की तरह महसूस होने लगी थी। मैं पर्दे में रहते हुए भी उसके इस बड़े संघर्ष में उसका साथ दे रही थी। उसने मुझे फाइलें और रिकॉर्ड दिखाए जिनमें गजराज चौधरी और दुर्गपाल चौधरी के अत्याचारों की सारी बातें दर्ज थी। मैंने भी अपने भाई वाले केस से जुड़ी ज़रूरी जानकारी उसे दे दी। हम दोनों चुप रहते थे, लेकिन हमारी नींव बहुत मजबूत थी। हमारा मकसद सिर्फ सच की जीत था। इसी मकसद ने हमारे बीच की दूरी को धीरे धीरे मिटा दिया था। रुद्र की साफ नीयत और न्याय पर अटल रहने की बात जानकर मैंने भी उससे खुलकर बात करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी शर्म और मर्यादा मेरे स्वभाव का हिस्सा थी, इसलिए मैं कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं जाती थी। अब हमारे बीच डर की जगह भरोसे ने ले ली थी। रुद्र दिन में कई बार मेरे कमरे के बाहर आकर रुकता और मुझसे वीर के केस की बातें करता, गजराज चौधरी के नए अत्याचारों के सबूत दिखाता और गांव के हालात पर मेरी राय लेता। वो हमेशा इज्जत के साथ दूरी बनाकर रखता था, लेकिन मुझे एहसास होता था कि वो मुझे अब सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक सलाह देने वाले साथी की तरह देखता है। मैं उसे ठोस दलीलें देती और साथ ही हिम्मत और सब्र रखने को कहती। एक दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ रही थी। मेरी आंखें किताब पर थी और मन पूरा का पूरा भगवान के शब्दों पर लगा हुआ था। उस वक्त मैं दुनिया की हर टेंशन से दूर थी, जैसे ये पाठ मेरे अंदर कोई शांति गहरी भर रहा हो। जब मैं एक चौपाई बार बार दोहरा रही थी, तभी मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने पाठ पूरा किया और फिर देखा कि रुद्र प्रताप चुपचाप दरवाजे पर खड़ा मेरी आवाज़ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे मेरी आवाज़ ने उसे कुछ पल की राहत दे दी हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज़ में बहुत असर है नैना। पाठ खत्म होने के बाद वो हल्के कदमों से कमरे में आया और दीवार के पास रुक गया। ये पहला मौका था जब उसने इतने नर्म और साफ लहजे में मुझसे बात की। मैंने घूंघट में चेहरा ढकते हुए नजरें नीचे कर ली। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए पहली बार अपने दिल की उलझन बताई। उसने कहा, तुम्हारा भरोसा बहुत मजबूत है नैना। तुमने इतने बड़े जुल्म का सामना किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में डर नहीं बल्कि भगवान का नाम है। काश मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा सुकून मिलता। मैंने दुनिया की सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन ये शांति मुझे कभी नहीं मिली। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, आप जो कर रहे हो वो भी किसी लड़ाई से कम नहीं। बुराई के सामने खड़े होना, सच के लिए लड़ना, ये बहुत हिम्मत का काम है। भगवान जरूर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी आंखें घूंघट के अंदर से उसके चेहरे पर जम गई। उसकी नज़रों ने भी इज्जत के साथ मेरे वजूद को देखा। उस छोटी सी नज़र के मिलाप में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे दो मुश्किलों से गुजर रहे मुसाफिर अचानक एक दूसरे को पहचान लें। ये जुड़ाव किसी तरह की जवानी वाली ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और दिली हमदर्दी का एहसास था। उस दिन के बाद रुद्र के व्यवहार में एक साफ बदलाव आ गया। वो मुझे और भी ज्यादा इज्जत देने लगा। अब वो सिर्फ सबूतों की बात नहीं करता था, बल्कि मेरी तबीयत और खैरियत भी पूछता। उसने मुझे शहर से कुछ दुर्लभ धार्मिक किताबें और इतिहास की पुस्तकें भी भेजी, ताकि मेरा ज्ञान बढ़ सके। उसने कहा, यह तुम्हारा हक है, तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हें इन चीज़ों से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा ही नहीं, तुम्हारी तरक्की में भी बांधा नहीं बनूंगा।
अब वो सिर्फ मेरा मालिक या निगरानी करने वाला नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका खामोश ध्यान रखने वाला रूप मेरे दिल में एक हल्का सा, बहुत पाक और धीमा एहसास जगाने लगा। मैंने किसी आदमी को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। रुद्र में एक नरमी थी, एक तहजीब थी जो उसके भाइयों से बिल्कुल उलट थी। उसकी इंसाफ पसंदी ने मुझे सुरक्षित और चैन वाला एहसास दिया। मैं उसके स्वभाव के बारे में सोचने लगी। वो अमीर था, ताकतवर था, लेकिन सबसे बढ़कर इंसानियत से भरा हुआ था। मेरे मन में धीरे धीरे ये ख्याल आया कि शायद ये आदमी मेरा सच्चा साथी बन सकता है, एक ऐसा साथी जो मेरी मर्यादा की कद्र करेगा और मेरे विश्वास की रक्षा करेगा। ये मोहब्बत या लगाव बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत ही साफ था, ठीक मेरे घूंघट की तरह। मुझे महसूस होने लगा था कि अब हमारी किस्मतें सिर्फ न्याय की लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि दिल के एक नए रिश्ते की वजह से भी एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। गजराज चौधरी और दुर्गपाल चौधरी के खिलाफ कार्यवाही का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन इस खतरे के साथ साथ मेरी जिंदगी में एक नई मोहब्बत की राह भी खुल रही थी। हमारी खामोश नज़दीकियां अब एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता बना चुकी थीं, जो आने वाले बड़े तूफान में हमें साथ खड़े रहने की हिम्मत देने वाली थीं। मेरे और रुद्र प्रताप के बीच अब एक गहरा मगर बिना बोले समझ आने वाला रिश्ता बन चुका था। रुद्र ने मुझे इज्जत, सुरक्षा और भरोसा दिया था, और मैंने अपनी चुप्पी, सच्चाई और दिल से उसकी तन्हाई को समझा था। लेकिन हमारी इस साफ सुथरी मोहब्बत पर अब डर का साया मंडरा रहा था। रुद्र ने बता दिया था कि वो गजराज और दुर्गपाल के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करने वाला है, और इस केस की जीत का सबसे बड़ा सहारा मेरी गवाही थी। जैसे ही रुद्र ने गांव के बुजुर्गों और पंचों को अपने भाइयों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा, गजराज और दुर्गपाल को शक हो गया। उनकी पूरी सत्ता और पैसा गलत धंधों पर टिका था। वो जानते थे कि अगर मैंने गवाही दे दी तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। एक रात जब मैं पूजा करके अपने कमरे में रामायण पढ़ रही थी, बाहर अचानक शोर और गोलियों की आवाजें आने लगीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गई कि वो लोग आ गए हैं। मैंने जल्दी से अपनी चुन्नी ठीक की और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी दरवाजा जोर से टूटकर गिरा और गजराज चौधरी, दुर्गपाल चौधरी अपने गुंडों के साथ अंदर घुस आए। गजराज की आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि डर और बेचैनी भी थी। वो मुझे उठा ले जाना चाहते थे ताकि रुद्र पर दबाव डालकर केस वापस कराया जा सके। कहाँ है रुद्र प्रताप? गजराज ने चिल्लाते हुए कहा। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा माल चुराया और अब तू मेरी बर्बादी की वजह बन रही है। तभी रुद्र बाहर आया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस हिम्मत और भरोसा था। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है गजराज। लोगों पर किए जुल्म का हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। देखते हैं खत्म कौन होता है, हम या तेरी ये गवाही। दुर्गपाल ने गुस्से में बंदूक तान दी और फिर शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। रुद्र अकेला था, लेकिन अपने दिमाग और ताकत से उसने एक एक करके गुंडों को नीचे गिरा दिया। मगर गजराज और दुर्गपाल दोनों गुस्से में पागल होकर उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई के दौरान ही पिंसारी और प्रधान ने भी लोगों के साथ रुद्र को बचाने का फैसला कर लिया था। मैंने भी हिम्मत से काम लिया। मैंने गजराज के हाथ से बंदूक छीनकर मारी तो वो वहीं पर ढेर हो गया, और फिर दुर्गपाल, उसे भागने का मौका ही नहीं मिला। गांव वालों ने रुद्र को बचा लिया और दुर्गपाल को गिरफ्तार कर लिया। गजराज चौधरी को इतनी गहरी चोट आई कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, और इस तरह हमारी शांति भंग होने वाली एक रात का अंत हो गया। मैं भली ही अंगूठा छाप से निकली खुददार बीवी थी, लेकिन उस दिन मैंने अपनी हिम्मत और समझ से सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं की, बल्कि रुद्र प्रताप और पूरे गांव के सुख चैन को बचा लिया। दौरान गजराज ने मौका पाकर रुद्र को दीवार से सटा दिया और उस पर बंदूक तान दी। तूने हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया। जिसने मुझे बचाया, इज्जत दी, उम्मीद दी, आज उसकी जान खतरे में थी। मैं और नहीं सह पाई। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना छुपने की जगह से बाहर कदम रखा और रुद्र और गजराज के बीच खड़ी हो गई। बस बंदूक नीचे कर दे गजराज। मेरी आवाज़ में डर नहीं बल्कि यकीन और हिम्मत थी। अब किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा तू। मेरी हिम्मत देखकर गजराज सन रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरी अचानक आए हौसले ने रुद्र को भी हैरान कर दिया। गजराज की तवज्जो हटते ही रुद्र ने जोर का वार किया और उसकी बंदूक छीन ली। भागो दुर्गपाल, इसे पकड़ो! गजराज चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
तभी बाहर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज़ें आने लगी। ये रुद्र की प्लानिंग थी। उसे पहले से शक था कि हमला होगा। पुलिस तेजी से अंदर घुसी और गजराज चौधरी और दुर्गपाल चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जुल्म की रात यहीं खत्म हो गई। अगले कुछ हफ्ते अदालतें, कचहरी और गवाहियों में गुजरे। मैंने पूरे आत्मविश्वास और पूरी सुरक्षा के साथ हर सवाल का सच सच जवाब दिया। मैंने नीलामी की रात गजराज की धमकियां और वीर को झूठे केस में फंसाने की सारी सच्चाई अदालत के सामने रख दी। मेरी गवाही की वजह से वीर बाइज्जत बरी हो गया। रिहाई के बाद वो सबसे पहले मुझसे मिलने आया और रुद्र को धन्यवाद कहा कि उसने उसकी बहन की हिफाजत की। उधर गजराज चौधरी और दुर्गपाल चौधरी को उनके अपराधों की कड़ी सज़ा मिली और उनका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब मैं अदालत से बाहर आई, वीर और मेरे पिता शास्त्री जी मेरा इंतजार कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर रुद्र खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून और गर्व था। सबके चले जाने के बाद वो मेरे करीब आया। नैना, आज हमने बुराई को हरा दिया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। मैंने तुम्हें 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन आज मैं मानता हूं कि तुम्हारी कीमत इस दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं। मैंने तुम्हें किसी की संपत्ति बनाने के लिए नहीं खरीदा था। अब जब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे जगह दोगे? मैं तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत और एक साथी का मुकाम देना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर हिलाया। रुद्र, मैं आपके सच्चे इरादों को कबूल करती हूँ। हमारा विवाह बहुत ही सादा लेकिन सम्मान से भरपूर हुआ। मेरे पिता शास्त्री जी ने खुशी खुशी मेरी विदाई की और वीर ने भाई का फर्ज निभाया। हमारी जिंदगी की शुरुआत मालिक गुलाम की तरह नहीं हुई, बल्कि 2 बराबर और सच्चे साथियों की तरह हुई। भगवान की कृपा से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। बुराई की रात बीत चुकी थी और इंसाफ का सूरज पूरी तरह निकल चुका था।